ओके जी, द टॉपिक इज अबाउट द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट एंड देयर पब्लिक। इस पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको। और आप क्योंकि कंप्यूटर बेस में चलेंगे तो इस तरह नहीं आएगा, आपको कॉलम वाइज डाटा नहीं आता। अब आपको ज्यादातर जो डाटा है ना वो ऐसे ही प्रेजेंट होगा जैसे इस पैसेज का होगा। ठीक है जी। तो ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ना ये ज्यादातर पेपर बेस्ड की है। ओके जी, तो इसमें जो आपके आर्टिकल है ना वो कॉलम बेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, दैट्स गोइंग लाइक दिस। जैसे नीचे खत्म होगा तो फिर ये यहां से ऐसे कंटिन्यू करेगा। गुड। ओके, तो आपका ये अगेन 2 पेज का आर्टिकल है एज पर लेंथ। और जिन क्वेश्चंस पे अब हम फोकस करेंगे दे आर कॉल्ड समरी क्वेश्चंस। ठीक है। जो समरी क्वेश्चंस हैं ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की एक टाइप है। एज यू कैन क्लियरली सी आपको ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं 27, 28, 29, 30 एंड 31। क्या समरी कंप्लीशन जब आती है इसको फिल करने के दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आइल्स के पेपर में। वन इज जो आपको नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन, यू हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स अवेलेबल। इसको हम बोलते हैं वर्ड बैंक। आपने इनमें से कोई वर्ड पिक करना है और समरी को फिलअप कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे सी लगा देते हैं, आप यहाँ पर बी लगा देते हैं एंड सो ऑन। उसने ऑलरेडी लिखा है राइट द करेक्ट लेटर, वर्ड नहीं लिखा लेटर। क्योंकि कंप्यूटर में फीड होगा 27 का आंसर ए है, 28 का आंसर सी है एंड सो ऑन। वर्ड नहीं लिखा होगा वहां पे। इसलिए गलती से भी कभी भी ये वर्ड नहीं टाइप करना, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन से ही लेटर लिख दे। अगर आपको लगता है आंसर बी है तो यहाँ पे बस सिंपली जाके आपने टाइप बी कर देते। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड बैंक में से सिलेक्ट करना। अब ये जो वर्ड बैंक है इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट एज इट इज ही लिखे हुए हैं जो कि टेक्स्ट में, और ज्यादातर वर्ड्स जो हैं वो उसके सिनोनिम्स हैं। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, लेट्स सपोज आपने जब इस लाइन के कीवर्ड्स बनाए, आपके कीवर्ड्स जाके मैच हो गए फॉर एग्जांपल पैराग्राफ बी की थर्ड लाइन के अंदर। अब आप जब टेक्स्ट में पैराग्राफ बी में थर्ड लाइन पे जाएंगे, मैं इधर B3 लिख देता हूँ, वहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है वो इस स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी, मीन्स एक जैसी होंगी। मगर वहां पर जो वर्ड आपको लगे ना कि यार ये वर्ड यहाँ पे ब्लैंक में आंसर बनता है, वो आपने वर्ड पहले आके इस बैंक में ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है वो। अगर तो वो एज इट इज वर्ड है फिर तो आप वो वाला ऑप्शन वहां पे पुट अप कर देंगे, और अगर वो एज इट इज नहीं है तो फिर वो इसका मीनिंग या सिनोनिम होगा यहाँ पे। ठीक है। तो उसका मीनिंग या सिनोनिम आपने जब देखना है तो फिर आपने मैच करना। आप कह लें कि जब समरी वर्ड बैंक के साथ आती है तो आपने डबल मैचिंग करनी है। डबल मैचिंग क्या, पहले तो आपने जाके ढूंढना है यार ये कहाँ पे है, उस पैराग्राफ में इस लाइन पे जाना है और इस लाइन को आइडेंटिफाई करना है। और आपने वहां से ढूंढना यार ये वर्ड इसका आंसर हो सकता है। फिर उस वर्ड को आके दोबारा आपने इधर ढूंढना है कि यार इनमें से कौन सा वर्ड है। तो अब याद ये रखना है, एग्जाम में जब भी हेल्प गिवन होती है तो हेल्प के साथ चैलेंज होता है। अब हेल्प क्या गिवन है, हमने इंट्रो में पढ़ा था कि आपके एक पैसेज के अंदर राउंड अबाउट कितने वर्ड्स होते हैं। तकरीबन 700 से 900 के करीब वर्ड्स। अब मैं आपको कह रहा हूं यार वन वर्ड आंसर लिख दो और 900 वर्ड आपको दे दूं, मुश्किल काम है। ठीक है। और अगर मैं आपको ये दे दूं कितने लिखे हैं, मैं चार, चार 8 और 12, मैं आपसे कोई यार 12 वर्ड्स में से एक वर्ड पिक कर लो, कौन सा आसान काम है, 12 वाला कि 900 वाला? 12 वाला। इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी 900 वर्ड्स में से सिर्फ 12 वर्ड्स निकाल के आपको लैदा कर दी, और मैंने कहा इन 12 में से चूज कर लो। अब मैंने कर दी आपकी हेल्प, मैं एग्जामिनर हूँ। तो अगर मैंने हेल्प किया है तो मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा फिर आपको। फिर मैं क्या करूंगा, मैं उन 12 वर्ड्स की वोकैबलरी थोड़ी सी चेंज कर दूं ताकि आपको चैलेंज हो। गुड। दैट इज वाई जब आपकी समरी वर्ड बैंक के साथ आती है वो डिफिकल्ट समरी होती है, क्योंकि उन्होंने आपको हेल्प दे दी है कि यार ये 12 वर्ड्स जो नीचे लिखे हैं इनमें से आंसर्स हैं, मगर ये आंसर्स आपने वोकैब मैच करके निकालने हैं। इसलिए इसमें डबल वोकैब मैच होती है। पहले टेक्स्ट को आप जाके ढूंढते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ से आप वापस आके ढूंढते हैं वर्ड बैंक के अंदर, फिर आंसर निकलता है। गुड। जो आपकी दूसरी समरी आती है उसके अंदर वर्ड बैंक नहीं गिवन होता। उसके अंदर समझें कि ये वजह जो पोर्शन है आपका, इसको मैं थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ। फर्ज करिए ये वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, ये गायब है। उसमें कहते हैं जी समरी को फिलअप कर दें।
फिर आपने बिल्कुल इसको वैसे ही करना है जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। यू गो एंड फाइंड द कीवर्ड्स, वंस द कीवर्ड्स आर मैच्ड, जो भी वहां पे मिसिंग वर्ड होता है आप टेक्स्ट में से पिक करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन पे, वन वर्ड आंसर मांगा है कि टू वर्ड मांगा है। बाकी फिर आपकी कीवर्ड मैचिंग होती है। एक ही दफा मैच किया ना हमने, तो बस वर्ड बैंक पर डबल मैच होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बात समझ आ गई है? आखिरी बात अब समरी की। समरी जब भी आती है, समरी और सेंटेंस कंप्लीशन में फर्क ये है कि समरी कंसेक्यूटिव पैराग्राफ या एक पैराग्राफ की होती है, सेंटेंस कंप्लीशन सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं। जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, यू विल फाइंड वन स्टेटमेंट इन मे बी वन पैराग्राफ, अनदर स्टेटमेंट इन अनदर पैराग्राफ। समरी आप जब भी करेंगे, यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन वन पैराग्राफ। और कभी कभी ये एक ही पैराग्राफ को उन्होंने डिवाइड किया, तब यहाँ पे आपको तीन हिस्से नजर आ रहे हैं, तीन सब पैराग्राफ्स हैं। सो इट कुड बी पॉसिबल कि ये दो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो, मगर वो जो उनसे भी दो पैराग्राफ होंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे। समरी यहाँ तो पैराग्राफ ए बी की होगी या बी सी की होगी, सी डी की होगी। अगर ज्यादा आंसर है तो तीन पैराग्राफ्स की भी ऐसे, ए बी सी डी, सी डी ई एंड सो ऑन। अभी गुड? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाके सिर्फ इसको लोकेट करेंगे और लोकेट करके तो आंसर करेंगे। शुरू करने से पहले आपको मैं सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, आपने बस मुझे बताना है कि यार ये वाली लाइन कहां पे मैच हो रही है। वंस यू गेट दिस लाइन, हमें समरी मिल जाएगी। और हेडर भी इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू अटैच टू ओरिजिनल वर्क्स ऑफ आर्ट। यू गॉट 1 मिनट टाइम, आराम से देखकर मुझे बताएं कि ये वाली लाइन कहां लिखी हुई है। 1 मिनट, उसके बाद बात करें। टेक योर टाइम। स्टॉप। आप कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, आप कह रही हैं फिफ्थ पैराग्राफ की सेकंड पैराग्राफ की। ठीक है, चलिए आप बताएं मिस्टी, मैंने फर्स्ट लाइन का पूछा है, ये वाली लाइन कहाँ लिखी हुई है? आंसर का नहीं पूछा मैंने। ठीक है, बताएं कहाँ लिखी है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, पीपल गो टू आर्ट म्यूजियम्स बिकॉज दे एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ सीइंग एन ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है जी मिस्टी, मैं पैसेज पे चलता हूँ सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन। ठीक है, अब ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है, इसको हम बोलते हैं टास्क एलोकेशन। आपने जब भी समरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कई बार वो वेरी फर्स्ट लाइन में ब्लैंक दे देते हैं और कई बार वो ब्लैंक नहीं देते। कोई बात नहीं, नहीं दी तो आपका जो ब्लैंक है समरी में देखे तो थर्ड लाइन में जाके लगा हुआ है। और समरी की कैपेसिटी या पावर ये होती है कि जो इसकी एक लाइन होती है ना, कभी कभी वो एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो इतना इसको समराइज कर देते हैं। मगर अच्छी समरी करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बेटर है कि आप समरी की फर्स्ट लाइन पिक किया करें और देखा करें यार ये शुरू कहाँ से हो रही है। वहां से आपको टास्क एलोकेशन मिलती है, वहां से फिर आपको पता है कि कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स आने हैं, एक दो या तीन। वहां से फिर आप उसको कंसेक्यूटिव पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन और उसके बाद उसकी लास्ट लाइन है, इट इज रिग्रेटेबल दैट म्यूजियम स्टिल प्रमोट द सुपीरियोरिटी ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट सिंस दिस मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डैश। अब आपको पता लग गया कि फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट पैराग्राफ में, पहले हम इसको मैच कर लेते हैं जाके, ठीक है, ताकि हमें जरा समझ आ जाए। हमारी फर्स्ट लाइन देखिए, लोग ओरिजिनल वर्क को ना प्रेज करते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड इज लियोनार्डो दा विंचीज मोनालिसा। ये तो होगी एक्सप्लेनेशन। nearly everyone goes to see the original will already be familiar with it from reproductions they accept, जो जा रहे हैं, that fine art is more rewardingly viewed in its original form। ये पूरी लाइन जो है ना, नेरली से लेके आखिर तक, ये उस फर्स्ट लाइन को रेप्लिकेट कर रही है। सेम इंफॉर्मेशन है कि लोग ओरिजिनल को वैल्यू करते हैं। हाँ जी, कर रही है कि नहीं कर रही? मैच हो रहा है। इट मीन्स हमें पता लगे कि हमारी समरी स्टार्ट कहां से हो रही है। आपने अब इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लिया, अब आपने इसको यहीं पे रखना है। अब आपने जाना है दोबारा समरी पे,
और आपने देखना है इसकी जो लास्ट लाइन है, चाहे इसमें ब्लैंक है या नहीं है, ये वाली लाइन कहाँ लिखी है। ठीक है जी, अगेन 1 मिनट। अब आपने क्या करना है, आपने कम से कम 2 पैराग्राफ छोड़ के या दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में इस लाइन को ढूंढना है, आपको मिलेगी सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में। जस्ट लोकेट दिस लाइन। अगर तीसरे में नहीं मिलेगी तो गो टू द फोर्थ पैराग्राफ, इस लाइन को लोकेट करना है, थर्ड फोर्थ जहां पे भी हो, क्योंकि जो आपका ये टेक्स्ट है इसके अंदर पैराग्राफ छोटे हैं, तो ज्यादा पैराग्राफ में भी हो सकते हैं। हाँ जी, लोकेट करवाएंगे कहाँ पे मिलेगी ये लाइन। इट इज रिग्रेटेबल दैट म्यूजियम्स विल प्रमोट द सुपीरियोरिटी ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ आर्ट्स। ठीक है, चले पहले टेक्स्ट पे चलते हैं, वहां पे जाके इसको मैच करते हैं। पेज में जरा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें सारे पैराग्राफ्स नजर आए। अकॉर्डिंग टू दिस आपका पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा, तीसरा, ये है आपका चौथा, ये है आपका पांचवा, और ये आपका छठवां। 1 2 3 4 5 6, हाँ जी। कौन से पैराग्राफ में? आ, इस पैराग्राफ में कह रही हैं आप कि अनफॉर्चुनेटली वाले में मैच होगा। ऊंचा बोलो यार। इट मीन्स यूर टॉकिंग अबाउट दिस वन, यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, हम वर्ड्स को दोबारा से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, इट इज रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब होता है अफसोस हो रहा है, दैट म्यूजियम्स स्टिल प्रमोट द सुपीरियोरिटी ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ आर्ट। इवन दो रेप्लिकास अवेलेबल है मगर म्यूजियम्स ओरिजिनल को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, बट डिस्पाइट एन इम्प्लिसिट recognition that the spread of good reproductions can be culturally valuable, museums continue to promote the special status of original work। ये जी, ये जो आपकी आखिरी लाइन है ना, ये आपकी समरी की फर्स्ट पोर्शन को रेप्लिकेट कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो समरी है ना, अभी तक देखिए जरा स्क्रीन पे, वो यहां से लेके यहां तक है। इसमें वो 4 आंसर है। अब अगर समरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, आप खुद देखें कि इस फर्स्ट पैराग्राफ को समरी के अंदर उन्होंने 1 लाइन में कवर कर दिया। तो इसका मतलब कि समरी जब आती है तो इसमें हाई लेवल ऑफ पैराफ्रेजिंग होती है, कोई छोटी मोटी पैराफ्रेजिंग नहीं होती है। इसलिए सेंटेंस कंप्लीशन से हमेशा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब आपने किया टास्क एलोकेशन, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। अब आप ये वाले पैराग्राफ जरा तसल्ली से पढ़ सकते हैं और अब आपको आंसर मिल जाएंगे, मगर अगेन वोकैब मैच के ऊपर। तो पहले समरी क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस की वोकैब को मैच कर लें, वो उसको आईडी करें कीवर्ड्स को। उसके बाद यहां पर आए, जहां जहां पे आपको लगता है आंसर आ रहा है उस वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़ें, पिक अप द वर्ड। जो वर्ड आपको मिलेगा फिर वो वाला वर्ड आपने जाके एंड ऑफ द डे उसके वर्ड बैंक के साथ मैच करना है, और वहां से वो ऑप्शन आपको फाइनल करेगा। बात समझ आई? सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मगर इसको करने का तरीका यही है। अब मैं आपको दूंगा 5 to 6 मिनट्स। अब आपको पता है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और इसमें से जब वर्ड फाइनल करेंगे फिर उसको आपने वर्ड बैंक में मैच करना है, और आंसर जब फाइनल करेंगे फिर हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, यू गो 5 मिनट्स टाइम। ओके जी, हमने अब इसको एलोकेट तो कर लिया था। ठीक है, अब हम इसकी vocab को जो है ना ऐसा ऐसा मैच करते हैं और क्वेश्चंस को फाइनल करते हैं। तो वन थिंग वाज क्लियर कि हमारा जो समरी की फर्स्ट लाइन है, दिस वन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन स्टेट्स जी, बट दे डू नॉट गो टू म्यूजियम्स। यहाँ पे जो दे है वो पीपल से रिलेटेड है, जो पब्लिक विच आर विजिटिंग। But people do not go to museums to read original manuscripts of novels। पहले हम इस लाइन को मैच करते हैं, ये कहाँ पे लिखी हुई है, फिर अगली लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें सेंस बने। अब आप जाएं अगर पैराग्राफ बी पे, जो सेकंड पैराग्राफ इसका बनेगा,
यहां से हम इसको जरा जल्दी से पढ़ते हैं. आई विल रीड इट फॉर यू. However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction. हमारा मैच हो गया कि अगर नॉवल होता तो फिर तो लोग ना आ जाते. अब इसकी ना की एक्सप्लेनेशन और इसी में हमारा कोई एक आंसर छुपा होगा. अब ये क्यों है? दिस माइट बी एक्सप्लेन्ड, क्यों ना लोग जाते नॉवल पढ़ने के लिए, बाय द फैक्ट दैट नॉवल हैज इवॉल्व प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या डेवलपमेंट्स. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स आई हैं, हमारा जो नॉवल भी है ना वो डेवलप हो गया. ठीक है, कैसे डेवलप हो गया? अब देखिए, नॉवल तो राइटर लिखता है ना. यहाँ पे नॉवल को उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या डेवलपमेंट्स के साथ जोड़ा, तो किस सेंस में जोड़ा होगा? अब वो एक्सप्लेन कर रहा है. दैट मेड इट पॉसिबल, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रेफरेंस प्रोनाउन, that made it possible to print out huge number of texts. अब किसने नंबर ऑफ टेक्स्ट बनाए? राइटर ने तो बैठ के नहीं ना लिखी 10 किताबें, एक ही नॉवल को 10 दफा उसने रीप्रिंट कर दिया. उसने एक दफा लिखा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स ने उस नॉवल की बनाई कॉपीज और उसको मैस कर दिया. जैसे आप सब अभी बैठ के एक ही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मगर सबके पास अपना अपना पर्सनल आर्टिकल अवेलेबल है. तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ. अगर राइटर ने एक ही लिखा होता तो हम एक टाइम में एक ही शख्स पढ़ सकता था. गुड. ये उसने कहा कि फर्क है. अव्वल तो ये कि लोग क्यों ना जाते पढ़ने के लिए, और नॉवेल्स इवॉल्व कैसे हुए. ठीक है, टेक्नोलॉजी की बेस पे. वेयर एज कंपेयरिंग है, ऑयल पेंटिंग्स हैव ऑलवेज बीन प्रोड्यूस्ड एज यूनिक ऑब्जेक्ट्स. अब हम यहां पे रुकते हैं, हमने 4-5 लाइनें पढ़ ली, अब हम जाके इसको मैच करते हैं अपने समरी के साथ. तो हमारी समरी की जो लाइन स्टार्ट हो रही थी, बट दे डू नॉट गो टू म्यूजियम्स टू रीड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ नॉवेल्स. ये हमारी पहली 3 लाइनें मैच हो गई थी पैराग्राफ की. परहैप्स क्योंकि बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉवेल्स हैज डिपेंडेड अपॉन. नॉवल किस तरह अवेलेबल हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से. मगर टेक्नोलॉजी ने अवेलेबल कैसे करवाया है? प्रोड्यूस करके नंबर ऑफ टेक्स्ट. अब नंबर ऑफ टेक्स्ट की वजह से अवेलेबल हो गया. अब आप मुझे बताएं, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करे नंबर्स को? मैस प्रोडक्शन. मैस प्रोडक्शन का मतलब ही होता है नंबर्स में. ठीक है, वहां पे लिखा है प्रिंट ह्यूज नंबर ऑफ टेक्स्ट्स. तो वहां पे जो प्रिंट है वो प्रोडक्शन के साथ जा रहा है आपका, और जो नंबर ऑफ टेक्स्ट है वो मैथ्स के साथ जा रहा है. इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसने नॉवेल्स को प्रोड्यूस कर दिया. अब इसमें अगर आपको लग रहा है ना बेसिक टेक्नोलॉजी, तो ये वैसे ही वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लिखा होगा. तो हमने वो वाला वर्ड थोड़ी लिखना है, हमने तो इसमें से पिक करना है जो वर्ड बैंक गिवन है. तो इसमें तो हमारा कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो. वो बी ही है जो कि नॉवल की अवेलेबिलिटी करवा रहा है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी. मेकिंग सेंस? अब देखिए, हमने डबल मैच किया है. पहले हमने देखा कि कौन सा वर्ड आएगा, उसमें से आके फिर हमने वर्ड बैंक में ढूंढा. अब जाके हमें कंफर्म हो गया कि ओके, ये जो मेरा 27 का आंसर है, इसका ऑप्शन बनेगा बी. और यहां तक एक बात कंप्लीट होगी. अब अगली लाइन पढ़ लेते हैं. एंड ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स एडिशनली, बिकॉज विथ नॉवेल्स द डैश आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब हमने वहीं से कंटिन्यू करना है क्योंकि हम समरी कर रहे हैं. हम देखेंगे अजाफी बात क्या लिखी नॉवेल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉवेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है, अब हम यहां से दोबारा जाते हैं अपने पैराग्राफ पे, और हम इसको उसी लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे जहां से हमने इसको छोड़ा है. ठीक है, मैं इसको यहां से पढ़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमने उसका कंपैरिजन देखा था. यहाँ पे लिखा है जी इन एडिशन. इन एडिशन का क्या मतलब होता है? अजाफी. ऑल्सो का वर्ड मैच हो गया हमारा टेक्स्ट के साथ, हमारा लाइन कनेक्ट होगी. इन एडिशन इट कुड बी आर्ग्यूड. आर्ग्यू का मतलब वो ये था कि ओपिनियन देना. दैट द प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग और रीडिंग ईच मीडियम फॉलोज डिफरेंट कन्वेंशंस. अब मीडियम का वर्ड यूज किया है इन्होंने. मीडियम का मतलब है कि जो डिफरेंट जराए होते हैं. आप फर्ज करें, अगर आप किसी पेंटिंग को देखते हैं तो उसको इंटरप्रेट करने का आपका अंदाज डिफरेंट होगा. आप किसी पिक्चर को देख लेते हैं और मे बी उसका डिफरेंट हो.
आप किसी चीज को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जैसे कोई लाइव एक्शन देख लेते हैं, उसका डिफरेंट हो, और आप अगर किसी चीज को पढ़ लेते हैं उसका डिफरेंट हो। शायद आपने कभी कोई ऐसा नॉवल पढ़ा हो जिसका बाद में कोई ड्रामा या फिल्म बनी हो, तो मे भी आप उसको रिलेट कर सके हो, यार नॉवल में तो ये लिखा था मगर इन्होंने पिक्चराइजेशन में ये कर दिया, या पिक्चर में ये किया जो कि नॉवल में नहीं था। तो इसका मतलब कि डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। ये एक इजाफी लाइन लिखी है उसने कि जब मीडियम्स डिफरेंट होते हैं तो हमारी इंटरप्रिटेशन जो कन्वेंशन है वो डिफरेंट होती है। अब वो लेके आ रहा है विद नॉवेल्स द रीडर्स अटेंड्स मेनली टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वो उसके मतलब को समझते हैं रादर देन कंपेयरिंग किया है द वे दे आर प्रिंटेड ऑन द पेज। अब अगर आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है वो काली स्याही से लिखा है, नीली स्याही से लिखा है, उसका फॉन्ट किस तरह का है। आपको तो मेन फोकस वर्ड पे हो गया यार, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये लिखा है। मगर अगर आप पेंटिंग में चले जाएं तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा, तो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसका मतलब है कि नॉवल के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका मीनिंग, ना कि वो जिस तरह से प्रिंट हुआ होगा या जिस पे प्रिंट हुआ होगा। हमारा कीवर्ड मैच हो गया, ठीक हो गया। अब आप वहां पर आए और देखें कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि इसको रिप्रेजेंट करे कि मीनिंग का वर्ड हमें यहाँ पे मैच हो। अंडरलाइंग आइडियाज। अंडरलाइंग आइडियाज का मतलब होता है मतलब किसी बात का। इट मींस ये जाके हमारे यहाँ पे मैच हो। अब देखिए अगेन हमने डबल मैच किया, पहले हमने स्टेटमेंट को मैच किया टेक्स्ट के साथ, वहां पे देखा कौन सा वर्ड या मीनिंग बन सकता है, और उसको आके फिर वर्ड बैंक में ढूंढा। इतना मुश्किल नहीं होता, देखे ना, नंबर ऑफ टेक्स्ट मैथ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, अंडरलाइंग आइडियाज, इजीली मैच हो रहा। हाँ जी, हमारे दो क्वेश्चंस क्लियर हो गया, हमारा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहां से अपना अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज जी, हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब ये होता है आप इसके बरक्स। हाउ एवर इन हिस्टोरिकल टाइम्स आर्टिस्ट सच एज लियोनार्डो, आर्टिस्ट का जो वर्ड है वो स्पेसिफिक उन्होंने रखा हुआ, मीन्स के जो सीख चुके हैं आर्टिस्ट, और लियोनार्डो का नाम डाल दिया। वर हैप्पी टू इंस्ट्रक्ट डैश टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देयर वर्क। ठीक है, वो बड़े खुश थे। हैप्पी मीन्स खुश, इंस्ट्रक्ट मीन्स बता के कि यार तुम मेरे काम को जो है ना कॉपी कर लो। मगर किसको बता के, इंस्ट्रक्शन किसको दी थी, अब ये हमने मैच करना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगेन पैराग्राफ पे, और जहां से हमने पढ़ना छोड़ा है वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा तकरीबन यहाँ पे रीडर पे आ गए। अब अगर आप इसकी बाकी की बात पढ़े तो यहाँ पे लिखा वेयर एज द रीडर ऑफ अ पेंटिंग मस्ट अटेंड जस्ट एज क्लोजली टू द मटेरियल फॉर्म ऑफ मैक्स एंड शेप्स इन द पिक्चर। अभी इसने पेंटिंग के साथ कंपेयर किया हुआ है, बात खत्म होगी। कंटिन्यू करते हैं। येट, येट मीन्स हालांकि या जबकि, yet it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine artwork। अब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कॉपीज की बात आ गई है कि हम कॉपी कर सकते हैं, मगर ये नहीं बताया कि कौन कॉपी करवा रहा है। आगे लिख सुनते हैं। द सेवन सर्वाइविंग वर्जन्स ऑफ मोनालिसा बेयर विटनेस टू द फैक्ट। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट एक है, उसने एक ओरिजिनल बनाया था और उसकी 7 कॉपीज बनी थी, मगर बनी हाथ से थी। ठीक है, द सेवन सर्वाइविंग वर्जन्स ऑफ मोनालिसा बेयर विटनेस टू द फैक्ट दैट इन द 16th सेंचुरी आर्टिस्ट्स, वर्ड मैच हो गया हमारा, सीम्ड परफेक्टली, और ऊपर वाली लाइन में लिखा है कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिस्ट सीम परफेक्टली कंटेंट, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। कंटेंट मीन्स हैप्पी, कंटेंट का मतलब होता है खुश। अब यहां पे लिखा हुआ है कि 16वीं सदी में जो भी आपके आर्टिस्ट थे वो ओके थे, इस बात से उनको कोई टेंशन नहीं थी, वो खुश थे, सीन परफेक्टली कंटेंट टू असाइन द रिप्रोडक्शन। असाइन करना, किसी को काम देना कि यार रिप्रोड्यूस कर दो, किस चीज को, ऑफ देयर क्रिएशन,
और वो किसको कहते थे करने के लिए? टू देयर वर्कशॉप। क्या लिखा आगे ए से? अप्रेंटिसेस। उनकी वर्कशॉप के अंदर जो अप्रेंटिसेस थे, अप्रेंटिस क्या होता है? लर्नर, जिसको आप सिखा रहे होते, असिस्टेंट। तो वो एक काम बनाते थे ओरिजिनल, और अपने जो असिस्टेंट्स होते थे उनको कहते थे यार इसकी कॉपियां बना लो। एक तो वो उनको सिखा देते थे, प्लस उनके वर्क की कॉपी बनती थी। अब देखे ना, बात हो रही है 16वीं सदी की, उस वक्त तो डिजिटल प्रिंटिंग नहीं थी। तो अगर एक शख्स को एक चीज पसंद आ गई, वो कहते हैं मुझे भी ऐसी बना दो, तो बनानी तो हाथ से ही पड़ेगी। अब आर्टिस्ट तो है बिजी, कौन बनाएगा? असिस्टेंट्स। इस तरह मैथ प्रोडक्शन होती थी पहले। ठीक है। अब हमने आके मैच करना है कि जो आपके अप्रेंटिस का वर्ड है वो कहाँ पे जाके मैच होगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं अपने अप्रेंटिस को कहते थे यार कॉपीज बना लो। हमने भी यहाँ पर जो वोकैब मैच की थी वो ये थी कि आर्टिस्ट बड़े खुश हैं कि यार तुम कॉपी बना लो। अब नीचे मुझे बताएं कौन सा सब वर्ड है? असिस्टेंट्स। लो जी, मैच हो गया जी। वोकैब मैच। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट असिस्टेंट को बोलते थे यार कॉपी बना लो। ले जी, 29 का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। ये उनका डेली वर्क होता था फॉर दीज डेज। अब क्या हो रहा है? न्यू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन allow excellent replication of surface relief features as well as color and dash। इस वाली लाइन में अब वो आपको एक तो नए मेथड पे ले आए आज की सदी में, और उसने तीन बातें मांगी हैं आपसे। सरफेस रिलीफ फीचर्स एक, कलर एक, तीसरा आपने यहां पे लिखना है। अब जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आगे पढ़ के मुझे बताएं टेक्स्ट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इन तीनों चीजों को। एक पिक्चर में क्या क्या होना चाहिए? आज के मेथड पे जाना है। हाँ जी, कहां से मैच होगा? पहले तो बताएं न्यू मेथड्स का जो हमारा कीवर्ड है वो कैसे मैच होगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा फ्रेज है जो कि बताएगा आज की बात हो रही है, जहां से मैंने पढ़ना छोड़ा है। टुडे। परफेक्ट हो गया। लेकिन अप्रेंटिस के बाद हमने पढ़ना छोड़ा, ये उनका रोज का काम था। आगे लिखे एंड टुडे, इसका मतलब है वो आज की बात पे आ गए, आज के दौर की। एंड टुडे द टास्क ऑफ reproducing pictures is incomparably more simple and reliable। कैसे? With reprographic techniques that allow the production of high quality prints made exactly to the original scale with faithful color values, keyword match हो गया, and even with duplication of surface relief of the painting। तीन बातें आनी थी, सरफेस रिलीफ, कलर और तीसरा। अब इसमें तीनों लिखी हैं, तीसरी कौन सी है? एक तो आपका आ गया सरफेस रिलीफ, एक आपका आ गया कलर, और इसमें तीसरी बात कौन सी लिखी है इन्हीं लाइंस के अंदर? ओरिजिनल स्केल। मींस आज अगर हम किसी पेंटिंग को प्रोड्यूस करते हैं दोबारा अपनी नई टेक्नोलॉजीज के साथ, तो उसको उसी साइज पे बनाना, वैसे ही कलर्स करना, और जो एक पिक्चर की एक सरफेस रिलीफ टेंशन होती है पेंटिंग में, लगे कि जैसे ओरिजिनल ही है। ये तीनों चीजें हम कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मशीन के थ्रू। गुड। रेप्रोग्राफिक टेक्निक्स लिखा हुआ है। अब सरफेस रिलीफ और कलर का वर्ड तो हमारे समरी की लाइन में भी लिखा हुआ है। तो हमारा जो मिसिंग है वहां पे वो स्केल है, ओरिजिनल स्केल। अब आप मुझे बताएं वर्ड बैंक में स्केल को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज। स्केल मींस साइज, माप, उसका जो ओवरऑल साइज है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे साइज के वर्ड डालेंगे ना तो वो तीनों चीजें मैच हो जाएंगी। आज के दौर में अगर हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं तो सरफेस रिलीफ, कलर और साइज तीनों हम मैच कर सकते हैं। हाँ जी, मैच हुआ। अगेन काम हम वही कर रहे हैं, पहले हम समरी की गिवन लाइन को टेक्स्ट में जाके मैच करते हैं, वहां से उसको फाइनल करते हैं और उसके बाद आके उसके वर्ड बैंक में से निकालते हैं। ठीक है जी, आखिरी वाला हमने ऑलरेडी मैच कर लिया होते हैं। हमारा इट इज रिग्रेटेबल जो है ये फोर्थ पैराग्राफ की लाइन को जाके मैच कर रहा है।
और अगर आप इसी लाइन के अगले पैराग्राफ का पढ़े, जो कि पांचवा पैराग्राफ है, वहां पे जाके एक्चुअली समरी एंड हो रही है। हाँ जी। ये जो आपका ना, बट डिस्पाइट एन इम्प्लिसिट रिकग्निशन, ये पूरी जो लाइन है ना वर्क तक, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी समरी की लास्ट लाइन के फर्स्ट पोर्शन को। और ये जो है ना, अनफॉर्चुनेट से लेके नीचे तक, इसमें समरी का जो लास्ट लाइन है उसका सेकंड पोर्शन कवर है। अब आप मुझे बताएं, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड लिखा है इस पैराग्राफ की लाइन में, पहले वो आइडेंटिफाई करें, उसके बाद हम जाके वर्ड बैंक में से ढूंढें। विजिटर्स, एग्जैक्टली। यहां पे लिखा अनफॉर्चुनेटली दिस सीम्स टू प्लेस सवेयर लिमिटेशंस ऑन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफर टू विजिटर्स। क्योंकि म्यूजियम्स ओरिजिनल वर्क को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, इसीलिए विजिटर्स को लिमिट होती है, क्योंकि ओरिजिनल तो एक ही है ना, तो सारों को फिर वेट करना पड़ता है, क्यूज होती है ऑल दैट, एक्सपीरियंस कम है। तो यहाँ पे है विजिटर्स का वर्ड, जो कि मिसिंग लिंक को क्रिएट करे एज पर द समरी। पहले जाके इसको मैच करते हैं समरी के साथ। यहाँ पे लिखा है जी, इट इज रिग्रेटेबल दैट म्यूजियम स्टिल प्रमोट द सुपीरियोरिटी ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट। ये हमारा मैच हो गया था चौथे पैराग्राफ में। सिंस दिस में नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द विजिटर्स। अब विजिटर का नीचे कौन सा वर्ड है? पब्लिक। रीडर्स तो नॉवेल्स के लिए है सर, पेंटिंग्स की बात होगी। हाँ जी, विगट। अब मुझे ये बताएं, ठीक है, थोड़ा सा सांस लें पहले, लंबे लंबे 3 सांस लें। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा यार ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपके साथ एग्री, मुश्किल है। ठीक है। समरी जब भी आती है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स का एडवांस वर्जन। ठीक है। आपके रीडिंग के पेपर में नोट्स कंप्लीशन आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे, वो आसान है। समरी उसका डिफिकल्ट वर्जन। और जिस समरी के साथ वर्ड बैंक आता है, वो समरी का भी डिफिकल्ट वर्जन, क्योंकि इसमें हमने डबल मैचिंग करनी है। पहले तो इसको मैच करना होता है, एक वर्ड ढूंढना है, उसके बाद आके उस वर्ड को पहले इनमें ढूंढना है। अब एडवाइस क्या है, ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आपकी वोकैब मैचिंग के ऊपर ठीक ठाक ग्रिप चाहिए, मींस उसके ऊपर सॉलिडली काम करें, अपनी वोकैब को इनहेंस करें। ये क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रिप में आएगा, ये एकदम से ग्रिप में नहीं आना। ठीक है, इसलिए ये परेशानी नहीं लेनी कि ये कौन करेगा, आप नहीं करना है, मगर इस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस मेथड पे या इस क्वेश्चन पे आने से पहले इसके हम स्टेजेस सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना, नोट्स कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस पे ग्रिप लेनी। कौन से होते हैं वो? फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, इन पे ग्रिप लें पहले। यहाँ मैं कोई और टेस्ट खोलता हूँ जिसमें हमारे पास नोट्स आ जाए। नोट वाला एक मिनट, मुझे कुछ मिल जाए फटाफट। ये भी सेंटेंस है। फिर नोट्स भी जो है ना, वो इसी तरह के होते हैं, लाइक बुलेट फॉर्म में बने होते हैं, अगर मिल जाए जल्दी से तो। या ये नोट्स हैं। ये सबसे आसान है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको नोट्स बोलते हैं। सबसे पहले तो इस पे ग्रिप करनी है। जब ये समझ आ जाएगा, फिर अब आपने अगले लेवल किया। लेकिन अगर यहाँ पे 5 सवाल है, 5 के 5 ठीक होने चाहिए। अब आपको समझ आ जाएगी कि वो कैप कैसे करनी है। इसको ग्रिप कर लिया। इसके बाद अब आना है आपने इसी के एडवांस वर्जन पे। अब इसका एडवांस वर्जन कौन सा है, वो काफी गुजरे हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। फिर आपने इन पे ग्रिप करनी है। जब आपको ये करने आ जाएंगे, अब आप एक लेवल पे आ गए हैं कि अब आप समरी पे जा सकते हैं। फिर आपने उस वाली समरी पे पहले हाथ साफ करना है जिसके अंदर वर्ड बैंक नहीं होता। ये उसका पार्ट है, ये नोट्स के साथ ही ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने ढूंढनी है ऐसी समरी जिसमें वर्ड बैंक ना हो। अभी गुजरी थी, आ जाएगी कोई ना कोई।
ये समरी। लेवल 3 आ गया। लेवल 1 नोट्स, लेवल 2 सेंटेंस, लेवल 3 समरी। जब आप इस वाली समरी को करना शुरू कर देंगे ना, फिर आपका लेवल 4 आएगा जो कि आज हमने किया। तो अगर आपने डायरेक्ट छलांग लगा दी लेवल 4 पे, ये होएगा। गेम्स खेलते हैं ना, गेम्स में लेवल होते हैं। वो एकदम ऐड आती है, लगता है ये तो बड़ी आसान गेम है, हम फौरन डाउनलोड कर लेते हैं, खेलते बड़ा मजा आ रहा होता है, फिर ऐसे ऐसे लेवल आते हैं, फिर जाके हम कहीं फंस जाते हैं, फिर वो लेवल ही नहीं पार होता। गुड। सो इसके लेवल्स, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं, अगर आप ये तीनों लेवल्स करके आएंगे तो चौथा लेवल एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने डायरेक्ट चौथे पे छलांग लगा दी तो फिर मैंने दसवें फिर तो काम नहीं ना होना। हाँ, आई बिलीव आपका जो थोड़ा सा ये डर था समरी का थोड़ा उतरा है, कि ये समरी मुश्किल नहीं है मगर लेवल्स के ऊपर है। तो पेपर में माय डियर फ्रेंड्स लेवल सेट होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ये चीज सीखने की बात है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कौन से क्वेश्चंस मुझे आसानी से आते हैं और उसका एडवांस वर्जन कहाँ पे है। पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस कवर करने हैं, फिर एडवांस वाले कवर करने हैं, फिर आपका एक लेवल सेट होता है। ओके हो गया। फिर ये वाली समरी आपसे होनी शुरू हो। ठीक है जी, इसको हम क्लोज करते हैं।